इन्होंने उल्टा पेशेंट का केस बिगाड़ दिया। ये बदनामे जमाना है। मैं आवाम से भी यही कहूंगी कि वो भी बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। और मेरी ब्यूटी का सीक्रेट तो ऑब्वियसली मेरी स्किन केयर लाइन है। The scents are all imported from Paris. आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? पता नहीं क्या होने वाला है, किसको खबर है। मेरे पास गरीबों के बच्चे जो हैं ये सब एक्टिविटीज बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मे का दिन है तो आप सबको मेरी पूरी टीम की तरफ से जुम्मा तो बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मे का दिन। और जुम्मे के दिन खास तौर पे हमेशा हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द रखिए, क्योंकि आज के दिन जुम्मे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम खुद सुनते हैं और डायरेक्टली उन तक सलाम पहुंचाएं ताकि आपको भी इसका सवाब मिले। हमेशा हम अपने शो का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात यह है कि शेख सादी कहते थे कि ज़मीन पर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फ़रेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं, लेकिन माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं, जबकि हुक्म हुकूक़ुल इबाद का है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, उनसे हुस्न सलूक से पेश आएँ, क्योंकि हुकूकुल इबाद पूरे करना भी हम पर फ़र्ज़ है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। दूसरों को हमने अज़ियत दे दी तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन जब आप किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो किस अज़ियत का शिकार होता है। आपके निकले हुए ज़बान से तल्ख़ अल्फाज किस खंजर का एक खंजर की तरह जाके सामने वाले के चुभते हैं, ये हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ज़बान किसी भी किस्म के इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए, क्योंकि शायद वो बंदा तो आपको माफ़ करे, लेकिन अल्लाह तब तक आपको माफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स जिसका आपने दिल दुखाया है वो आपको माफ़ नहीं करेगा। इसी के साथ ही नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कप्तान का खदशा दुरुस्त करार, इम्पोर्टेड सरकार ने मुल्की मईशत को डिफ़ॉल्ट के खतरे पर ला खड़ा कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि मैं पहले डिफ़ॉल्ट का खतरा 5% था, अब 75% हो चुका है। रिस्क की वजह से कोई मुल्क कर्जा भी नहीं दे रहा। बोरेवाला से इंटरनेशनल गोल्ड मेडल तक का सफर, पाकिस्तानी बेटियां किसी से कम नहीं। नुसरत मुमताज ने साबित कर दिखाया, एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आज उनसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान में अमराज क़ल्ब मौत की सबसे बड़ी वजह, मुतहर्रिक जिंदगी और अच्छी डाइट से ही बदल के दिल के दौरे से बचा जा सकता है। और मारूफ गुलकारा और अदाकारा कोमल रिजवी ने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर मैदान में आ गई हैं। ब्यूटी सीक्रेट से आज जानेंगे कोमल रिजवी से। जी, ये तो जानी हमने टॉप स्टोरीज आज की, लेकिन अभी फिलहाल नज़र डालते हैं टॉप ट्रेंड्स पर, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त एलन मस्क टॉप ट्रेंड पे बहुत ज़्यादा हैं। और वो क्यों हैं, आपको हम कुछ ट्वीट्स भी दिखाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर लिया है, एलन मस्क की हालत बुरी हो गई है। ट्विटर शट डाउन होने के खदशात जाहिर हो रहे हैं और अब तक 3,60,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। एलन मस्क ने ट्विटर सोशल मीडिया ऐप को ख़रीदने के चंद रोज़ बाद ही एलन मस्क ने मुख्तलिफ किस्म की उसमें तब्दीलियाँ की, जिनकी वजह से सारिफीन सख्त उनको नापसंद गुजरी हैं तब्दीलियाँ, और एलन मस्क के ख़िलाफ़ ये टॉप ट्रेंड चला रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखें कि एलन मस्क व्हेन ही बॉट ट्विटर उस वक्त कितने खुश थे, और जब वो ख़रीद चुके हैं ट्विटर तो उसके बाद उनकी हालत क्या थी आप देख सकते हैं। एलन मस्क का बहुत बुरा हाल है। और इसके साथ साथ इसके अलावा इंस्टा भी बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड पर है, और इंस्टा टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें ज़ेरे बहस हैं कि अब ट्विटर जल्द ही शट डाउन होने वाली है। इसके बायस सारिफीन इंस्टा की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, उनका रुझान इंस्टा की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। अब तक इस ट्रेंड में 1,80,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, हम काफ़ी सारे ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया है। लोग इंस्टा की तरफ राग़िब हो गए जा रहे हैं कि जी इंस्टा पे अकाउंट बना लिया जाए, ट्विटर तो शट डाउन होने वाला है। और ट्विटर शट डाउन हो गया तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हम क्या करेंगे, हम कैसे ट्वीट्स करेंगे, हम कैसे अपने तासुरात का इजहार करेंगे सोशल मीडिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो ट्विटर के फैंस हैं या जो ट्विटर यूज़र हैं
उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। लेट्स सी, लेकिन जो इंस्टा पे हैं वो उनकी अच्छी बात है, वो इंस्टा पे ही रहेंगे। और ट्विटर वालों, अब आप भी इंस्टा पे आ जाएं जल्दी से पहले कि ट्विटर शट डाउन हो जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब पाकिस्तानी सियासत की। तो तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च रावलपिंडी की दहलीज पर है और हुकूमत की घबराहट हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, जिसका सबूत रात गए हम सब ने देखा। हलीम आदिल शेख के घर पे छापा मारा गया, अलबत्ता उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन इस वक्त कंसर्न सबसे बड़ा ये है मईशत, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत 7 माह में मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लेके आ गई है। मार्च में जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब तक मार्च तक थी, तो हमारे डिफॉल्ट होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5% थे, सिर्फ 5% थे। जबकि अगर अब सिर्फ 7 महीने में समझ में ही नहीं आ रहा कि इंपोर्टेड हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि हम 75% डिफॉल्ट के दहाने पे आके खड़े हो गए। 75% चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। खान साहब मुस्तकिल अपनी खिताबात में ये बात कहते चले जा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं और हम डिफॉल्ट करके इस वजह से हमें कोई कर्जा भी नहीं दे रहा। हमारी मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस बारे में हम बात करेंगे अपने शो से, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं जमान पार्क का, जहाँ हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त जमान पार्क में क्या सूरत हाल है, कि काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि काफ़ी अहम मुलाकातें ज़बान पार्क में इस वक्त हो रही हैं। तो चलते हैं खुर्रम मलिक की जानिब। जी खुर्रम, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल वर्दा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब जो है वो गामजन है और दिन ब दिन क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो बिल्कुल करीब पहुंचना शुरू हो चुका है। पिंडी में क्योंकि लॉन्ग मार्च ने पहुंचना है और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है वहां से क़यादत करनी है और ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में जो है वो दाखिल होना है। आज जो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जो लॉन्ग मार्च है वो गुज्जरपुरे से, उसका गुज्जर खान से जो है उसका आगाज़ हो रहा है। जबकि दूसरा लॉन्ग मार्च जो है आज कलर कहार से होता हुआ चकवाल जाएगा, जहाँ पर राजा यासिर हमायूं जो है उसकी क़यादत करेंगे असद उमर के साथ और वो इस्तकबाल करेंगे और वहाँ से दोबारा जो काफ़िला है वो अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवां दवां रहेगा। इस वक्त मैं इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। ये ज़मान पार्क लाहौर है। इमरान खान अपनी रिहाइशगाह में ही मौजूद है और यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ भी अहम मुलाकातें जो हैं वो जारी रही और अहम इजलास जो है पार्टी के जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर आई। इमरान खान से जो उन्होंने मुलाकातें की, इमरान खान को जो काफ़िले के हवाले से, कारकुनान के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो अपडेट दी और उसके बाद इमरान खान की जानिब से ज़राए ने ये दावा किया है कि इमरान खान की जानिब से जो है अहम हदायत जो है वो जारी की गई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। और आज भी मतवक्का यही है कि यहाँ पर अहम जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो उसी तरह जारी रहेगा। मियाँ असलम इकबाल रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उसके साथ साथ उमर सरफराज चीमा डेली बेसिस पे यहाँ पर आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान की जानिब से फ़र्क हबीब जो है वो आ रहे हैं और आज भी यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मियाँ असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा, फ़रक हबीब और यास्मिन राशिद साहिबा जो हैं वो मुलाकात के लिए यहाँ पर आएंगी और नई हदायतें जो हैं खान साहब की जानिब से जो है वो जारी की जाएंगी। और इमरान खान तकरीबन 5 बजे के करीब अपने कारकुनान से जो है वो ख़ताब करेंगे और कल का दिन बताया जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे कि जमान पार्क में काफ़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं खान साहब कब ऐलान करते हैं, हफ्ते को ऐलान करेंगे वो कि रावलपिंडी में कब दाखिल होना है। हम बात करते हैं मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की कि अब हम 75% जो है हमारा खदशा बढ़ गया है डिफ़ॉल्ट होने का। इस मौजू पर, अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम, माहिर मईशात हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकॉनमी के। उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल असलम साहब। वालेकुम। जी मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि 7 महीने में हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि कहाँ 5% और कहाँ 75%? बहुत बड़ा फर्क है। हम तो बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए हैं। ये बात कहना गलत नहीं होगी मुजम्मिल साहब? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, काश के पहले ये मैं आपको, वो मुझे किसी ने एक फोटो भेजी थी, उसका साथ भेजा था 8 months ऑफ PDM गवर्नमेंट अचीवमेंट, तो रिलीफ फॉर देम सेल्फ का एक कॉलम बनाया होता है। उसमें लिखा कि इन्होंने NRO2 लिया, नैब अमेंडमेंट की, करप्शन की जो 50 करोड़ तक के केस का, शहबाज शरीफ को इक्विट किया मनी लॉन्ड्रिंग के केस से, हमजा शहबाज को भी इक्विटेड किया, मरियम नवाज को इक्विट किया एवनफील्ड केस से और फिर लंदन भी जाने दिया, कैप्टन सफदर को जो है एवनफील्ड केस से इक्विटेड किया, इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना है वो जो है उनको भी जो है छोड़ दिया तकरीबन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की, फिर वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तान डिसअलाउ किया और फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे वर्ल्ड ट्रिप गए। अब लोगों को क्या मिला? गवर्नेंस, हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन,
हाईएस्ट एवर फ्यूल प्राइसेस, हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, रिजर्व तारीख के कम तरीन सतह पे, बरामदात गिरा दी, रेमिटेंसेस गिरा दी, कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी पहुंचा दी, इकॉनमी को जो है बिल्कुल जमीन बोझ कर दिया, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जितने भी थे, एहसास कार्ड, सेहत कार्ड, ये वो जो छोटे मोटे गरीबों को मिल रहे थे वो खत्म कर दिए, ठीक है ना। लोगों के प्रोटेस्ट पे जो है वो अटैक करते हैं टीयर गैसेस से, ठीक है, FIR कटवाते हैं ओपोनेंट्स पे। तो मुजम्मिल साहब इस बात साफ हो जाती है ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई थी, NRO 2 लेने आई थी, उसको मुल्क का कोई ख्याल नहीं था। जी जी बिल्कुल। अब वो वाली बात जो आपने की, ये जो सवाल था, इससे आप इसको जोड़ के देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान को इसलिए कोई कर्ज नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो आसमानों को छू रहा है। सही। और बल्कि लोग तो कहते हैं कि भाई डिफॉल्ट तो हम हो चुके हैं, ऐलान बाकी है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐलान डिफॉल्ट का कभी होता नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट का जो है वो आपके एक्शन से नजर आता है कि अगर आप अदायगियां नहीं कर रहे तो आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो आप देखें कि दरामदात पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, इम्पोर्टर्स को LCs के लिए पैसे नहीं दे रहे, जो कंपनियां हैं वो अब बंद करके जा रही हैं क्योंकि वो अपना मुनाफा बाहर नहीं बेच सकती। तो टेलीनॉर की मोबाइल कंपनी भी अब बेचने के लिए उन्होंने लगा दी है, कुछ दवासाज कंपनी है वो उन्होंने बंद कर दी है। तो जिसे कहते हैं कि आप डिफॉल्ट तो हो चुके हैं, आप रोजाना आगे कहते हैं, ये ही आपकी नजर आ रही है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में। IMF आज की हेडलाइन है। लेकिन मुजम्मिल साहब मैं ये सवाल करूंगी कि अभी आपको क्या लगता है कि अगर हम कोई दूसरी हुकूमत आ भी जाती है, इलेक्शन की तारीख है तो इम्पोर्टेड हुकूमत दे नहीं रही है, हम कब तक बचे रहेंगे? 75% को आज हम खड़े हुए हैं, अगले 2 माह में हम तो 80-90% पे चले जाएंगे। और अगर कोई दूसरी हुकूमत आ भी जाती है तो क्या वो मईशत को मुल्क की बेहतर बना सकती है कि डिफॉल्ट का खदशा टल सकता है? ये कितना टाइम लगेगा इसमें, अगर करना भी चाहें सही तो? देखिए, मैं इसकी छोटी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जब एक पेशेंट को आप लेके जाते हैं किसी अस्पताल में या किसी खास डॉक्टर के पास, वो उस पेशेंट के केस को अगर मजीद खराब कर देता है तो आप उस पेशेंट को जो है उस डॉक्टर से सबसे पहले दूर करते हैं और ये उस अस्पताल से जो है अस्पताल चेंज करते हैं। आप अक्सर आपने सुना भी होगा, अगर देखा नहीं होगा तो फिल्मों में देख लिया होगा, सुना होगा लोगों से। मसला ये कि ये जो हमारे डॉक्टर हजरात जो यानी कि जो हुकूमत में बैठे हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तान एक पेशेंट के तौर पे लिया था और बोला था कि हम पाकिस्तान को सही कर देंगे। इन्होंने उल्टा पेशेंट का केस बिगाड़ दिया पकड़ के। तजुर्बेकार हैं, ये कह के आए थे कि हम तजुर्बेकार हैं, हमें अंदाजा है ना। पहले तो पहला स्टेप ये है कि डॉक्टर चेंज करें, ठीक है ना। अब जो नया डॉक्टर है वो क्या तदाबीर, हर एक की अपनी अपनी तदाबीर होती है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये बदनामे जमाना है। इनका जिसका भी इलाज किया इन्होंने वो उससे फायदा, उससे पैसे बटोर लिए। जो अक्सर होता है ना डॉक्टर पैसे ठगते हैं, जो पैसे ये इन्होंने वो जो मैंने अभी लिस्ट आपको सुनाई कि क्या क्या रिलीफ अपने लिए लिए और आवाम को क्या क्या तकलीफें दी, तो ये इन्होंने वो काम कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर चेंज करें। आप डॉक्टर चेंज करेंगी ना, आप देखेंगी तरसीलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग जो है वापस से हिम्मत करेंगे कि सूरज की किरण नजर आएगी कि चले जी हम भी हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान मौजूदा दलदल से पाकिस्तानी ही निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। पाकिस्तान को से निकाल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर चेंज करना चाहिए, शायद पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। अगर पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम चेंज नहीं होगा तो डॉक्टर तो ऐसे ही हायर करेंगे जैसे उनको सिस्टम चलाना है। आगे बढ़ते हैं अपने शो में और बात करते हैं कुछ के कहते हैं कि जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ निज़ाम नहीं चल सकता। पिछले रोज़ हम देख रहे हैं कि तोशे खाना की काफ़ी ज़्यादा खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। बहुत ज़्यादा तोशे खाना को एक मुअम्मा बना लिया गया है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया है। ये चीज़ नहीं देख रहे कि पिछले जो लोग थे, जो पिछले वज़ीर आज़म थे, वो तोशे खाना से कितनी कितनी चीज़ें लेके जा चुके हैं, लेकिन तोहमत लगाना शायद हमारे यहाँ एक शौक बन गया है। इसलिए मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जमील राठौर साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, ये बताइएगा कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना तो कितना बड़ा गुनाह है हमारे इस्लाम में और इसकी सज़ा क्या है दीन इस्लाम में? बेशक इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो के अंदर मदऊ किया। इस्लाम बड़ी आला अक़दार का मज़हब है। इस्लाम ने हमेशा
एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत करार दिया, एक मुसलमान भाई के खून को अपना खून, उसकी हुर्मत, उसकी तक़दीस, उसकी सेंक्टिटी और उसका जो वक़ार है उसको सलामत रखने के लिए इस्लाम ने कुछ उसूल वज़ा फरमाए। और इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि किसी मुसलमान भाई का ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, उसके अलक़ाब तक मत पुकारो। जिस तरह आजकल हम ये देखते हैं कि लोगों के नाम बदल दिए जाते हैं, किसी को नियाज़ी कहकर तौहीनन पुकारा जाता है, किसी को कोई और लक़ब दे दिया जाता है। सियासत में आकर आप यकीन कीजिए हमने ना सिर्फ अपनी अखलाक़ी अक़दार को पामाल किया है, ना सिर्फ ये कि मुल्की और मिली अक़दार को पामाल किया है, बल्कि इसके साथ साथ उससे बढ़कर तोहमत लगा कर हमने एक दूसरे को पर तोहमत लगाकर दरअसल पाकिस्तानियों के नाम को ख़राब किया है। और कोई नहीं कह सकता कि आज ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इनके पैरोकार हैं, इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अखलाक का वो नमूना दुनिया के सामने पेश किया कि जिन जिन लोगों ने उस नमूने को अपनाया, हम ये देखते हैं कि आज वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं, आज वो पस्ती से निकलकर उरूज और कमाल की जानिब जा रहे हैं। इसलिए मैं इस सवाल के जवाब में कहूँगा, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अगर कोई किसी मुसलमान भाई का, तोहमत तो बहुत बड़ी वबा है, वबाल है, और गीबत बहुत बड़ा वबाल है, लेकिन फरमाया अगर किसी मुसलमान भाई ने किसी मुसलमान भाई का कोई ऐब लोगों के सामने लेकर आया, तो जब तक वो ऐब लगाने वाला उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको गुनाह में मुब्तला ना कर दे। लिहाजा आपने बात की तोशा खाना, इसको लेकर जो ढंडोरा पीटा जा रहा है और जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम कशी की जा रही है, मैं समझता हूँ अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म को रोज़े अव्वल से शुरू करना चाहिए, और एक पटवारी से लेकर और एक वज़ीर आज़म तक और एक सिपाही से लेकर एक सिपाहियों के सरदार तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, सबका इस्तेहसाल होना चाहिए। और इस्तेहसाल की बेहतरीन एग्जाम्पल उस वक्त प्रोड्यूस होती है कि जब उसका एहतिसाब ऊपर से किया जाए, यानी कि एक सिपाही को पकड़ लिया जाए। जब आप ऊपर वाले को पकड़ेंगे तो आप यकीन जानिए नीचे वाला तो छोटी छोटी माइन्यूट सी उसकी लूप होल्स होती है, गुनाह भी नहीं होते, वो जिंदगी के लूप होल्स हम उसके नुमाया कर देते हैं। और ऊपर वाला जितना भी बड़ा जालिम हो, जितना भी बड़ा शकी हो, हम उसको साहब तमगे देते हैं, अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं और इस अखलाकियात का तमाशा लगाते हैं, और दरअसल हम अपने ज़मीर के जनाजे उठाते हैं। बहुत अफसोस के साथ। और आजकल तो राठौड़ साहब ये शौक बन गया है, आप किसी भी महफिल में बैठें, कहीं भी जाएं, या तो आप तोहमत लगाते हैं किसी एक के ऊपर, या उनके ऐब उछालते हैं, या गीबत करते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने बड़े गुनाह के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल, ये ऐब लगाना कुरान का तो वाज़ेह हुक्म है। गीबत करना एक मरे हुए मुसलमान भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया। अब ये देखिए कि कोई जिंदा भाई की चुटकी काटना गवारा नहीं करता, चाहे जाए कि मरने के बाद ज्यादा कितना सख्त गुनाह है, कितना कड़ा गुनाह है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीला, आपने हमें आगाह किया। इतना सख्त गुनाह है तोहमत करना, किसी की गीबत करना, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना, लेकिन अफसोस हम मुसलमान होकर ये चीज़ समझ नहीं सकते। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। इस वक्त जिक्र कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स का। सिटी ऑफ स्पोर्ट्स बोरेवाला की बेटी नुसरत मुमताज़ ने चौथी इंटरनेशनल एशियन टाइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सब जलाली परचम सर बुलंद किया है। कितने फ़ख्र की बात है कि हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारे मुल्क की बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं, और टाइक्वांडो के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ये पहली खातून का एजाज़ उन्होंने अपने नाम कर लिया है। नुसरत मुमताज़ से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ मौजूद है, को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम नुसरत एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले मुझे बताएं कि भाई हम आम तौर पे देखते हैं कि ख़वातीन या तो आजकल क्रिकेट में जा रही हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, टेनिस में होती हैं, स्क्वॉश में होती हैं, लेकिन आपने टाइक्वांडो ही ज्वाइन किया। और टाइक्वांडो ही क्यों सोचा आपने? आपका शौक था मुश्किल कराटे शराटे करना, या फिर ये आपकी हॉबी थी?
जी मतलब ये अपनी अपनी सोच का वो होता है। कुछ लोग पेरेंट्स और वालिद यानी भाई ये समझते हैं कि हमारी बहनें बाहर जाएंगी, बेटियां बाहर जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी। जिसने ख़राब होना था वो घर की चारदीवारी पे भी ख़राब हो जाता है, और जिसने नहीं होना होता वो दुनिया चाहे जहाँ मर्जी चली जाए वहाँ पे भी बंदा ख़राब नहीं होता। इंसान खुद होना चाहिए। और लड़कियों को मैं यही कहूँगी अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को पूरी उम्मीद लेके चले कि हम कुछ करने के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, अपने घर के लिए, अपने वालिदैन के लिए। मैं चाहूँगी कि वालिदैन को चाहिए उनके साथ कदम मिला के चलें और उनको सपोर्ट करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम कर सकें। नुसरत, मुझे सुन के वाकई शौक लगा कि आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये सुन के कि आप शादीशुदा हैं, माशाल्लाह से इस तरह से कंपटीशन में पार्ट ले रही हैं। तो आपको किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जब आपने इस फील्ड का इंतखाब किया फैमिली की जानिब से? क्योंकि ससुराल में ज़्यादातर इन तमाम चीज़ों पर जो है वो हम ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी मैं अपनी फैमिली को यही कहूँगी थैंक यू सो मच उनका, जो उन्होंने मुझ पर बिलीव किया और मुझे आगे जाने का चांस दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना होता है और कई लोगों का सपना पूरा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सपना हुआ, मैंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन और मेरे हस्बैंड का साया अल्लाह हमेशा मेरे सर पे कायम रखे। आमीन। और मैं आवाम से भी यही कहूँगी कि वो भी बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपनी रोशन करे। आमीन। नुसरत, एक लड़की को हमारे माशरे में कई मुश्किलात से गुजर के फिर इस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल पे आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, नेशनल लेवल पे भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। जो मुश्किल काम हो इंसान को वही करना चाहिए, आसान काम तो सब कर सकते हैं। तो ताइक्वांडो बहुत ज़्यादा मुश्किल किया मैं मार्शल आर्ट, इसमें फ़ाइट होती है तो इसलिए मुझे पसंद है। 50-50 था, यानी 50% ऑफ़र थी, यानी घर वाले अलाउ कर रहे थे, और 50% ये था कि नहीं अलाउ कर रहे। फिर थोड़ा ज़िद करके इजाज़त बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली, और फिर बड़े मामू ने बात की उनसे और फिर जाके थोड़ा एग्री हुए हैं, फिर जाके मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया और वापडा में ज्वाइन किया। शादी के बाद अगर मुझे हस्बैंड कहते छोड़ दो तो मैं ज़रूर छोड़ देती। उन्होंने मुझे कहा नहीं छोड़ना नहीं है, बल्कि तुमने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल करना है और अपना जो शौक़ है वो पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और यू आर रियली ब्लेस्ड। बहुत खुशी हुई है जान के कि आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, जैसे आपने कहा कि आप छोड़ देती। लेकिन हमारे माशरे में माशाल्लाह से अब लोगों को इतना शऊर आ गया है कि वो लड़कियों को घर नहीं बिठाते, खाली वो आगे बढ़ने देते हैं। जो उनके अंदर टैलेंट है उसको कहते हैं कि जी उभारो, बाहर निकालो, अब अपने टैलेंट को क्यों छुपा के घर में बैठी हुई हो। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर मुझे। आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आगे अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबी दे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने शो में दुनिया के कई दीगर ममालिक में और पाकिस्तान में भी दिल की बीमारियों से अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उनका रेट सबसे ज़्यादा है, और रेशो सबसे ज़्यादा इस वजह से क्योंकि हम माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में आज पैदा होने वाले 1/3 बच्चों को मुस्तकबिल में जो है वो हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। आप सोचें पाकिस्तान में हर साल जो है तकरीबन 4 लाख अफराद दिल की बीमारियों के बाइस मौत के मुँह में चले जाते हैं। और एक इंटरनेशनल मेडिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में यानी कि 17.5 मिलियन अफराद हर साल दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनकी बड़ी तादाद मौत का शिकार हो रही है। और माहिरीन का कहना है कि इन बीमारियों से बचाव के लिए जो तजवीज़ है वो सिर्फ ये है कि हेल्दी लाइफ या फिर आपकी अच्छी डाइट। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि डाइट एक सबसे बड़ा एक इशू है, सवालिया निशान है कि हमारे यहाँ डाइट की अगर हम बात करते हैं तो जी जब तक हम नाश्ते में पराठे ना खाएं, रोगनी नान ना खाएं, या फिर दोपहर के खाने में या लंच डिनर में हमारे पाए निहारियाँ शहारियाँ ना हो, हमारी डाइट मुकम्मल नहीं होती है। ये बात सही है या नहीं है जाने के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर हिना अजीज़, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत ही फेमस है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दुनिया बोल है हिना। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यू लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सो एज यू आर। थैंक यू। ज़रूरी नहीं तो मेरी भी तारीफ करो। वो कहते हैं थोड़ी सी तारीफ अगर कर दी जाए ना तो माहौल अच्छा हो जाता है, कुछ नहीं चला जाता। हम एक तो 2 मसले दिल की बीमारियों की तो बाद में बात करते हैं, हम कंजूस बहुत हैं। हाँ। एक दूसरे को अप्रिशिएट करने में और तारीफ़ करने में। अगर ये 2 छोटे से बोल हम सुबह आके ऑफिस में सब एक दूसरे को बोल देना, आप यकीन जाने ये हैबिट बना लेना, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ये इतनी अच्छी टिप दी है हिना ने, और ज़रूर इस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा आप लोग। हम तो करते ही हैं इंशाअल्लाह। हम बहुत अच्छा, अब अच्छा माहौल हो जाए ना। आगे बढ़ते हैं। ये यार दिल की बीमारी का सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है, जो एक रूट कॉज है जिसे हम कहते हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। एग्जैक्टली। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं।
तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कम किया जाए? डेफिनेटली वो डाइट से आपका बढ़ता है, तो अब डाइट आपकी एक्सपर्टी है। बिल्कुल, देखिए कोलेस्ट्रॉल की 3 किस्में हैं हमारी बॉडी में। एक है LDL, ठीक है, एक है HDL, तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। इन तीनों के बढ़ने या कम होने की डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अंडा बंद कर दो, और ये नहीं खाओ, जर्दी को तो पहले निकाल के फेंक दो। तो ये बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको जर्दी वाला अंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जबकि ये पुरानी रिसर्च थी। ये पुरानी है। अब हम कहते हैं कि हेल्दी फैट्स खाएं, विजिबल फैट्स ना खाएं, इनविजिबल फैट्स खाएं। इन दोनों को मैं ऐसे आइडेंटिफाई करती हूँ कि विजिबल फैट्स क्या होते हैं? जितने रिफाइंड कमर्शियल ऑयल्स और घी मिल रहे हैं, ये सब विजिबल फैट हैं, यानी वो तेल और घी आपको नज़र आ रहा है वो आप नहीं खाएं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट। अब वो इनविजिबल फैट खाएं जो आपको नज़र नहीं आ रहा, जैसे अंडे की जर्दी में, जैसे सीड्स में, जैसे नट्स में, जैसे फिश में, इनफैक्ट बोन ब्रॉथ में भी। अच्छा, बोन ब्रॉथ भी बहुत अच्छा बोन है। ब्रॉथ भी। अब प्रॉब्लम बताऊं कहाँ आता है? जहाँ बोन ब्रॉथ को यानी निहारी को, पाए को हमने मिला दिया कमर्शियल ऑयल में। 2 किस्म के ऑयल कभी ना मिलाएं, ये आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएंगे। और नॉर्मल ऑयल में तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है, जो हम अपने जो नॉर्मल घरों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल तेल, वो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली उसमें भरपूर होता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? ओमेगा 3 ओमेगा 6 डाल के उसका अजीब सा कॉम्बिनेशन बना के, आई एम सो सॉरी, मार्केट को एक गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप मुझे बताएं कि क्या कोई पेशेंट कोलेस्ट्रॉल का आज तक रिकवर हुआ है ये तमाम तेल खाने के बावजूद, जिस पे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल फ्री? हाँ, 0 कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है। अगर हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए, हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी में HDL कम हो जाता है तो हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, LDL बढ़ जाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड पूरे डिस्टर्ब हैं तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ब्रेन फंक्शन कैसे करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे अच्छी होगी? कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए बॉडी, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं रह सकते हैं हम, लेकिन कैसा चाहिए, किस मिकदार में चाहिए और कितना चाहिए, ये एक प्रॉपर एक डाइटिशियन, एक डॉक्टर ही आपको बताएगा। सही। अभी हम आपसे डाइट प्लान भी लेंगे आगे चल के, है ना। कहते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो या हार्ट डिजीज़ से आपको बचना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा ये जो होता है कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग उठें, आप एक्सरसाइज करें, आइदर गो फॉर जिम और वॉक, या फिर आप रनिंग करें, जॉगिंग करें। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमारे यहाँ होता नहीं है। रूटीन लोगों का बहुत अप एंड डाउन हुआ है, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, लेट नाइट्स जाग रहे हैं, 3-4 बजे सो के उठना है। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए कि इससे भी आपकी हार्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए, लेट नाइट जागना मतलब नींद का कम हो जाना। नींद के कम हो जाने से एक सबसे बड़ा जो ख़तरा आता है वो ओबेसिटी का आता है, क्योंकि हम ओवरनाइट मंचिंग कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने सर्काडियन रिदम बनाया है ना, सनराइज एंड मिडनाइट स्नैक्स के नाम पे आपके इंस्टा स्टोरीज भरी पड़ी होती हैं। ये सब बहुत गलत है। ये वो फैशन है जो आपकी लिटरली हेल्थ भी तबाह कर रहा है, इकोनॉमी भी तबाह कर रहा है, और इनफैक्ट एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है पूरे माशरे में कि आप एक रेस में खड़े हो गए कि कौन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फूड खा रहा है। ये अट्रैक्टिव फूड इन द एंड लॉन्ग रन में आपको ले जा रहा है ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ हाइपरटेंशन, बीमारियों के घर में बेसिकली आप कहते हैं। तो ये कोई रेस नहीं है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की, वो रेस है कि आपने सनराइज़ पे उठ जाना है। कहते हैं ना सन सॉलिटेशन, योगा एक बहुत अच्छा पोज है। सन सॉलिटेशन, सूरज को सलाम करना, फजर की नमाज पढ़ना, ये होना चाहिए। और हमारे अल्लाह ने भी एक निज़ाम हमारे इंसानी जिस्म का बनाया हुआ है जिसको हम फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट चीज़ें पे सामने आती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन है ना, बहुत से लोग आजकल के दौर में ऐसे हैं जिनका ऑफिस का रूटीन ही ऐसा है, वो बेचारे मजबूर हैं, जिनकी रात भर की ड्यूटी होती है या इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं, जिनकी क्योंकि आजकल के जिस तरह से ऑफिस वगैरह की टाइमिंग्स चल रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं ताकि वो इन तमाम बीमारियों से बच सके? उनका डाइट प्लान बताएं मुझे। अच्छा, बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात कि अब जब आप, कुछ लोग ऐसे नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, जो डे शिफ्ट्स कर रहे हैं उन्होंने तो अपनी जो मॉर्निंग में 60% जो आपने ब्रेकफास्ट में ले लेना है,
और अपने हार्ट को टाइम देना है, अपनी बॉडी को टाइम देना है उस ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट होने के लिए। फिर आप लंच लेंगे, 30% आप लंच लेंगे, 10% आप डिनर लेंगे। 30%, 10% इन टर्म्स ऑफ द प्लेट नहीं, इन टर्म्स ऑफ योर टोटल कैलोरी। अगर एक बंदा है वो 2000 कैलोरी ले रहा है एक दिन में, तो उसको कम से कम जो मैक्सिमम 60% ऑफ 2000 कैलोरी मॉर्निंग में ले लेनी है। फिर रिमेनिंग 30% लंच में लेनी है, 10% डिनर में लेनी है। ये तो उसका सर्काडियन रिदम हुआ जो अर्ली मॉर्निंग उठता है, स्कूल कॉलेजेस अर्ली ऑफिस जाता है, अर्ली उसका रूटीन है। अब वो बंदा जिसका रूटीन शाम के बाद शुरू होता है, उसने भी यही फॉलो करना है। उसका अगर शाम को पहला मील हो रहा है तो वही 60% ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ 30% उसका सेकेंड मील और 10% उसका थर्ड मील। यानी 2 मील का कॉन्सेप्ट है, 3 वक्त का नहीं खाना। और जो बीच में मंचिंग चलती है उसका क्या? नो, मंचिंग अगर करनी है तो इट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी। इट शुड बी योर सैलड, इट शुड बी इवनिंग में एक फल और एक सब्जी को मिला के उसका जूस पी लिया, तो वो आपके हार्ट को डिटॉक्स कर रहा है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स। यानी कि नो आलू के समोसे, नो कचौरी, नो पकोड़े, नो चाय के साथ जो है वो बिस्किट के पूरे पूरे पैकेट। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे रंग दिए हुए हैं हमें सब्जी और फल हम उनसे दूर हो गए हैं, इसीलिए हम बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और फिर हम खुद ही सवाल कर रहे होते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ना, थैंक यू सो मच। आप आई, आपने हमें बहुत अच्छी टिप बताई कि 60% मॉर्निंग में, 30% लंच एंड 10% डिनर। आप लोग भी इस पे अमल कीजिए, मैं भी जरूर करूंगी, बहुत अच्छा है। अभी इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और जैसी स्क्रीन खुली होगी आपने देखा होगा कि अरे ये क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी फेमस मॉडल हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत बेतहाशा बेहतरीन काम करती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी ब्यूटी में, उनके ग्लो में एक मजीद 4 चांद लग गए हैं। फॉरएवर ग्रीन जिसे हम कहते हैं वो हमेशा रहती है। ऐसे ही एक इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, जिसमें भी आप नाम लें, जिस प्रोफेशन में उन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं और बहुत ही मशहूर हमारे साथ आज मौजूद है। वैसे देख के आप एक झलक में पहचान तो गए होंगे, दी वेरी रिनोन कोमल रिजवी एंड उनके भाई हसन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर सच अ फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपकी खूबसूरती का राज जानना है हमें कि आपकी ब्यूटी सीक्रेट्स क्या है, इसलिए हमने आपको आज अपने शो में बुलाया है। देखिए, मेरी ब्यूटी का सीक्रेट तो ऑब्वियसली मेरी स्किन केयर लाइन है जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। और मैंने उसके अलावा जब ट्रूली कोमल एक सक्सेस हो गया, सुपर हिट हो गया माशाल्लाह, नॉक ऑन वर्ड इन पाकिस्तान, मैंने अपने भाई हसन के साथ मिलके डिसाइड किया कि ओके, आपको तो पता है स्किन केयर में फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं समझी जाती है, वो हार्मफुल होती है स्किन के लिए। तो मैंने सोचा, बहुत से लोग एलर्जिक भी होते हैं फ्रेग्रेंस से। They're very allergic and you know there are tons of problems that come with fragrances, especially in skin care and hair care. लोगों को पता नहीं होता है। तो मैंने अपने भाई के साथ मिलके एक ऐसी कंपनी लॉन्च की जिसके फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो ख़ास इसलिए बने हुए हैं कि आप उनको अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो आपको हार्म करने के बजाय आपको फ़ायदा देंगी। और इस कंपनी का नाम है कोहासा। इसके प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं कोहासा के जी। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड परफ्यूम्स बनाने थे एट अफोर्डेबल प्राइसेस, because at the end of the day we wanted everyone to be able to have access to good perfumes. So you know, getting the right bottles, like if you see the quality of the bottles, they're all international standard, everything is imported, our scents are imported, they're bottled here but the scents are all imported from Paris. Okay, only the scents are imported from the Paris or all over the bottles and everything? The oils and the bottles are imported. Okay. We bottle them and here. where you assemble them? We assemble them here. So the thing is that देखें, अब जैसे मैं आपको इस जो मेरा फेवरेट है इन्फिनिटी, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। ये जैसे कि इसने कहा, इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो पेरिस से आए हैं। और इसकी जो मेरी जो एक फेवरेट चीज़ है ना, वो है सिट्रस स्मेल्स। मेरे अपने परफ्यूम्स लॉन्च होने से पहले मैं ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, ग्रेपफ्रूट एक्सट्रैक्ट लगाती थी ताकि मेरी स्किन को हार्म ना हो, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट। तो वो ऑयल्स मैंने मंगवाए पेरिस से। और मेरी दूसरी फेवरेट चीज़ क्या है
Oils हमने मंगाए कुछ 40 दफा. हाँ. The oils kept coming again and again till we weren't happy कि okay, this is the perfect scent that every guy would love to wear. Oh wow. Out in the evening, out in the afternoon, going to work. And the best part about this scent is it lasts 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. तो आप एक दफा लगा लें and then you're good for the whole अब day. आप ये देखें ये मर्दों की सेंट है. ये आप ओशन आपको इसमें आएगा. आप बल्कि खुद बताएं. मैं खुद भी लगाती हूँ. इसमें क्या स्मेल आ रही है? Yeah, it's citrus. बहुत ही फ्रेश है ना? राइट. और ये 8 घंटे लास्ट करेगा. ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो जब से इम्पोर्टेंट परफ्यूम्स और इम्पोर्ट पे बैन लगा है ना, हमारे सबकी हालत जब मैं 80,000 रुपए का परफ्यूम परफ्यूम लेती हूँ और वो आधे घंटे में गायब हो जाता है, मुझे ऐसा मेरे दिल चाहता है कि मैं छुरा घोप लूं अपने. तो अब ये 30% ऑफ है हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है कोहासा. www.kohasa.com. हमने इसको अभी 5 मिनट पहले 30% ऑफ किया इस शो खास आपके लिए. थैंक यू सो मच. यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अभी 20%, 30%. ओह माय गॉड, अभी तक 20% था, ब्रेक में 30%. थैंक्स कोमल. कितना बड़ा दिल है कोमल का. अगर आप चाहते हैं कि कोहासा के प्रोडक्ट से आप फायदा उठाएं, इनके पास बॉडी लोशंस भी हैं. वैसे भी आजकल बहुत ड्राइनेस हो गई है, बहुत ज्यादा. तो आपको यू नीड अ रियली गुड बॉडी मिस्ट एंड बॉडी लोशन. तो ये एक ब्लैकबेरी एक्सप्लोजन, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखें, आपने विक्टोरिया सीक्रेट का तो नाम सुना होगा. उसके बॉडी लोशंस आपको 4-5 हज़ार रुपए के मिलते हैं. जब भी मुझे बॉडी लोशन चाहिए होता है, क्योंकि नहाने के बाद स्पेशली विंटर में मैं चाहती हूँ कि मेरा मॉइस्चराइज्ड हो. डोंट यू फील ड्राई जब आप निकलते हैं अपने शावर से? Absolutely. या नाउ यू फील सो मॉइस्चराइज्ड. अभी यूज कर लेते हैं. तो ये 5 वनीला, ब्लैकबेरी और आप थोड़ा सा लगा के अगर देखें, इट्स सील्ड बट आप थोड़ा सा लगा के ब्लैकबेरी ना, ब्लैकबेरी एक्सप्लोजन. ये आप लगा के देखें. ये जो है इस वक्त आपको 1000 रुपए का मेरी वेबसाइट पे मिलेगा. 1000 रुपए का? 1000 रुपए की ये प्यूरी ट्यूब है और गारंटीड इसको आप लगा के कोई भी और बॉडी लोशन लगाना भूल जाएंगे. खुशबू भी कितनी अच्छी है. द फ्रेग्रेंस ये वनीला लवली. मुझे दे, मैं लगा के देखती हूँ. तभी ये लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और सर्दियों में तो कितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है. हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ. अमेजिंग फ्रूटी स्मेल. अच्छा, वन थिंग आई डू वांट टू मेंशन अबाउट द लोशन इज कि हमने दोनों चीजें करनी थी. So या तो लोशंस होते हैं बहुत medicated and they smell very medicated and they're very good in moisturizing but they don't smell good. या ब्यूटी लोशंस होते हैं जो सिर्फ अच्छी खुशबू होती है बट उसमें मॉइस्चराइजर नहीं होता. अच्छा, बात होते भी इतने एक्सपेंसिव हैं कि आप जब बॉडी लोशन लगा रहे होते तो भी आपका दिल धड़क रहा होता है. थोड़ा लगाएं. ये आप मनो मल सकते हैं पूरे जिस्म पे. इट्स नॉट इवन चिप चिप. इट्स नॉट चिप चिप. इसमें जैसे कि कोई चिप चिप नहीं है. ये हमारा नेक्स्ट टैगलाइन है. इट्स नॉट चिप चिप. गुड आइडिया वैसे. सो इसमें बेसिकली ट्रिपल बेनिफिट्स हैं. ना सिर्फ इसमें विटामिन ई हमने इन्फ्यूज की हुई है कि आपकी बॉडी को फायदा हो, नरिशमेंट मिले, खाना मिले. इसकी स्मेल जो है वो फैंटास्टिक है. आप लोग इसको ट्राई करके देखें. स्मेल लॉन्ग लास्टिंग एंड फायदेमंद. और विंटर में आपको और इससे क्या अच्छा चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, बीवी है, हस्बैंड है, वो दूर से यूं करेंगे. और नहीं, इट्स सुपर डुपर मॉइस्चराइज्ड. मैं ये कह सकती हूँ खुद से कि मैंने ये अप्लाई किया है अभी. और जिनकी स्किन ड्राई है, अभी हम कल ही आपको बता रहे थे कि जब विंटर आते हैं तो ड्राइनेस स्किन में आप क्या करें. आप ये लगाएं, ये मलें. इतने हमने आपको रेमेडीज बताए. तो सिंपल आप कोमल रिजवी का जो कोहासा ब्रांड है उनकी वेबसाइट पे जाइए www.kohasa.com और 30% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं तमाम प्रोडक्ट्स पे. इनके बॉडी लोशंस देके 1000 रुपए का है. परफ्यूम्स जो है, जो जिन 2 परफ्यूम्स के बारे में एक तो बात कर ली, अभी एक और बात करनी है. ये 30% ऑफ है. ये लेडीज का है. You have lotion all over. I do have as well. Okay, now you know this is. I love it. It's bergamot, it's orange blossom. It's just. और अच्छा, आपकी ज़्यादातर सारी सिट्रस और फ्रूटी स्मेल्स है ना. You know what? There is an element, लेकिन ये bergamot है. bergamot एक बहुत ही underrated product है. इसमें आपको earthy notes मिलेंगे. Orange, bergamot. It seems like a beachy sort of. It's a very ऐसा लगता है कि आप बाली या थाईलैंड में कहीं ट्रांसपोर्ट हो गए. Beachy आपको जो है वो एक फील दे रहा है. जब ये मैं पहनती हूँ तो लोग मुझसे एक्चुअली आके पूछते हैं, आप क्रिश्चियन डियोर, what are you wearing? Gucci, Christian Dior? And I'm like, nope,
नोप। और इतने सारे मेरे दोस्तों को घर की मुर्गी दाल बराबर पता नहीं है कि मेरी अपनी परफ्यूम कंपनी है। तो दे लाइक गुची राइट, नो क्रिश्चियन डियोर राइट, आई एम लाइक नो, एंड दे लाइक बट पिछले यू नो लाइक व्हाट आर यू वेयरिंग, एंड आई एम लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट, फिर मैं उनको एक सैम्पल देती हूँ, मैं कहती हूँ ये ट्राई करें। एंड मेरे फैंसी दोस्त जो हैं वो अब सिर्फ मुझसे ही परफ्यूम लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे उनको फ्री में देना पड़ता है। नहीं, आपको एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है, अगर आप इंपोर्टेड के पीछे भागते हैं और लोकल में आपको इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट मिल रही है, सस्ती, रीजनेबल और लॉन्ग लास्टिंग, तो वी शुड प्रमोट हमारे लोकल ब्रांड्स। एब्सोल्युटली, कोहासा इज अ वेरी फेमस। अच्छा, फरहान सईद के नाम से भी आपने कोई एक परफ्यूम लॉन्च किया है ना? फरहान सईद। अच्छा, आप कह रही थी ना हर चीज थोड़ी सी ट्रॉपिकली है। दिस इज लाइक you're in, it's aqua. It's aqua. It's aqua range. And this is a super duper hit. People across the world are ordering. You need to close your eyes, smell this, and you are going to be in like some boat or yacht. Fancy yacht. Exactly. आपकी इस परफ्यूम के साथ आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं आपको। Exactly, you can imagine even. Although हमने नहीं डिस्कस किया था, but you have to smell our oud. अच्छा, बाय द वे हमारे पास इतर भी हैं जो कि जो लोग परफ्यूम्स नहीं लगाना चाहते हैं, अल्कोहल फ्री की तरफ जाना चाहते हैं, अल्कोहल फ्री की तरफ जाना। अब लाइक लुक हाउ ब्यूटीफुल दीज आर, वाओ, लुक हाउ गॉर्जियस दीज आर। आई डोंट नो आप लोग क्लोज अप कर सकते हैं? नहीं करेंगे बिल्कुल। लेकिन ये है हमारा अर्क़े सुल्तान, और हमारे पास लेडीज के लिए है अर्क़े जहां। और ये अतर जो है ये आप कपड़े धोने के बाद भी आपको इसकी हल्की हल्की खुशबू आएगी। Really? और ये इतना रीजनेबली प्राइस्ड है। आपको पता है दुबई में ये 1000 दरम, 2000 दरम, 3000 दरम के अतर मिल रहे हैं। ये ऊद खास एक लकड़ी से निकलता है, बहुत महंगा होता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। एक तो सब वाइट मुश्क होता है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वूड होता है, उसी टाइप वाइट मुश्क, क्योंकि फिर ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और मैं और हसन चाहते थे कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करें जो सब खरीद सकें। आई लव दिस बॉटल। ये तो खाली आपकी ड्रेसिंग टेबल पे रखी हो ना, तो इट सीम्स रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लासी ना। एग्जैक्टली, ऑन वेडिंग सीजन। हाँ, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, शादी सीजन आ रहा है, अब आप लोग जल्दी से ये अतर खरीदें, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट इससे अच्छी प्राइस में आप लोगों को नहीं मिलेगा। शादी सीजन तो आ रहा है। एंड आप इसको आप अपना कमीज कल धो के आप फिर स्मेल कीजिएगा और फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि क्या है। जरूर। आले सुल्तान कोहासा। अच्छा, कोहासा की जो है वो बॉडी मिस्ट भी हैं एंड एरोमेटिक कैंडल्स भी हैं। एरोमेटिक कैंडल्स का अगर आपको शौक है और आप इतनी महंगी परचेज नहीं करना चाहते तो यू कैन गो फॉर कोहासा एरोमेटिक कैंडल्स। एक मैं बहुत ज़बरदस्त डील के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। हमारी जो हैंड क्रीम्स हैं, अच्छा हाथ आप लोग बार बार धोते हैं, स्पेशली कोविड में, डेंगू में हाथ बहुत धोते हैं, और लेडीज़ स्पेशली किचन में बार बार हाथ धोती हैं, इसलिए हाथ आपके रिंकली होना शुरू हो जाते हैं, ड्राई सबसे ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। हाथों की स्किन बहुत मोटी होती है, जैसे पैरों की, हील्स की होती है। तो हाथों में एक स्पेशल क्रीम होती है, ये नहीं कि बॉडी लोशन हाथ पे लगा लिया, अनलेस आप बहुत लकी हैं। मेरे बॉडी लोशंस बॉडी पे जाते हैं, और हैंड खास मैं लोशन लेती हूँ, बिकॉज हैंड क्रीम्स जो हैं वो एक स्पेशल फॉर्मूला होते हैं जो आपकी थिक स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। हमारी ये 5 पैक हैंड क्रीम्स हैं जो 50% 50% ऑफ। ओके, अभी या मुझे भी कोहासा की .com पे जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। आप लोग भी www.kohasa.com पे जाइए और इस तमाम डिस्काउंट से फायदा उठाइए। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं, अभी बोर्ड प्रेडिक्शन पे भी चलते हैं और पूछते हैं कि आपके ब्रांड के बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शन लेते हैं कि क्या है। सामिया खान, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत हमारे साथ मौजूद है, काफी दिनों बाद आज हमारे शो पे आई, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सामिया। आप ब्राइब्स लेती हैं शायद कोई अच्छी प्रेडिक्शन से और अच्छी प्रेडिक्शन हो। सामिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया, हमारे साथ आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। कैसी हैं सामिया? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कोमल को बहुत प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी सामिया, आप भी अभी यूज की करेंगी कोहासा की प्रोडक्ट्स, हम आपको भी भिजवाएंगे, कोमल भिजवाएंगी आपको लाहौर। कोमल का बहुत सारे वादे थे, कोमल भूल गई हैं। मैं सुने आप ओ माय गॉड सामिया, कैसी हैं आप? अब आपका मैंने मॉनिटर पे देखा तो अब मुझे पहचानी, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। कोमल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपका लॉन्चिंग डेट आ गया।
चलें, अच्छी बात। अच्छा सामिया, ये बताएं, फिलहाल हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से मैं बढ़ूंगी आगे जी। लॉन्ग मार्च, पहले आपने हमारे शो पे आके प्रेडिक्शन की थी कि अभी सियासी दौर जो है वो बहुत उथल पुथल का शिकार रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की दहलीज पे पहुंच गया है, लेकिन अभी तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में एंटर नहीं हो रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि यह एंटर होगा लॉन्ग मार्च खान साहब के पास, और कौन से ऑप्शंस हैं, क्योंकि हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन की डेट्स देने को तैयार नहीं है। आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको सितारों के हवाले के मुताबिक? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये हमारी पहली लाइन है। इसको मैं अंदाजों का इल्म कहती हूँ, यानी इम्कानात का इल्म। जैसे जितना गूगल मैप आपकी रहनुमाई करती है, ये लाइन बोलना इसलिए ज़रूरी है कि कल को मुझे अकाउंटेबल ना किया जाए। और मैंने इल्म की बेस पे प्रेडिक्शंस करनी होती हैं। खान साहब सबके हीरो हैं, सबके फेवरेट्स में नहीं है, लेकिन मैं कई उसमें टाइम से रिपीटेडली कह रही हूँ कि खान साहब को अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा कि जो जारहाना सियासत है इसका ये वाला टाइम उनको कोई बेनिफिट दे के जाएगा। तो मैंने सितारों की लैंग्वेज में बात करनी है। हाँ, ये एक आपके सुनने वालों के लिए जो खुशखबरी है वो ये जरूर है कि 24 नवंबर से ये जो कियोस है ना, और एक बेचैनी और एंग्जाइटी कि क्या होगा, यहाँ से पाकिस्तान के जायचे को पढ़ो तो पाकिस्तान को दिमागी सुकून मिलने जा रहा है। तो ये तो एक बात है कि जिस तरह हम एक इंडिविजुअल का जायचा पढ़ते हैं, जो पाकिस्तान का जायचा पढ़ते हैं, तो 24 नवंबर से जो हर शहरी परेशान है। आज अभी मैं आप ही के चैनल पे शेख रशीद साहब की ट्वीट्स देख रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, किसको खबर है, इसमें कोई शक कि ये जो कियोस है सितारों में भी ऐसे ही है। तो शेख रशीद साहब को परेशान ना होए, अब थोड़े से दिन रह गए हैं, आज 18 है और 24 आने में थोड़े से दिन। चलें, इंशाअल्लाह हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा सामने ये बताएं, कोमल रिजवी के जो उनकी मेकअप प्रोडक्ट है वो तो बहुत सुपर डुपर हिट हुई हुई है, माशाल्लाह से बहुत स्टैंड कर रही है मार्केट में। अभी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च की है उसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? कब तक इतनी स्टैंड करेगी मार्केट में कि सब लोग पाकिस्तान में ख्वासा ही यूज करें? कोमल को मैं कहना चाहूंगी कि जो है दिसंबर और जनवरी थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें। जैसे ही 1 फरवरी आएगी, कोमल का ब्रांड जो है ना वो एकदम बूम पकड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इसको रूलिंग लॉर्ड है जेमिनाई, वहाँ पे मार्स की रेट्रोगेशन चल रही है और कोमल के नाम पे भी है। तो कोमल इस वक्त ना जो है आपने बड़े पेशेंस के साथ दिसंबर और जनवरी अपनी कोशिश आप जारी रखेंगी, इसका रिवॉर्ड आपको 1 फरवरी से ही मिलना नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कोमल कुछ और पूछना चाहेंगी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में? सामिया खान बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह ट्रूली कोमल स्किन केयर, तो अब मेरा माशाल्लाह ब्रांड सेट है, नॉक ऑन वर्ड। बट ये जो मैंने परफ्यूमरी अपने भाई के साथ लॉन्च की है, इस पे मैंने इतनी मेहनत की है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई लोकल परफ्यूम, बॉडी लोशन, हैंड क्रीम ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग सेंट है और जो इतना अफोर्डेबल है। तो आप क्या कहती हैं, आने वाले 1-2 साल में ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा जैसे ट्रूली कोमल? मैं तो कह रही हूँ यू विल रॉक कोमल जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सामिया खान, बहुत कोमल, यू विल रॉक डेफिनेटली इंशाल्लाह। गाने भी लेके आओ ताकि हम भी थोड़े से रॉक करें, म्यूजिक आना बंद हो गया है, सर को जाने का टाइम नहीं है आजकल। थैंक यू सो मच हसन रिजवी, थैंक यू सो मच कोमल, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दीज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने के लिए ताकि हम इससे फायदा उठा सकें। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, 30% डिस्काउंट चल रहा है बॉडी लोशंस पे और 50% है इन हैंड क्रीम्स पे और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहाँ हमारी पूरी सर्विस टीम बैठी है आपकी खिदमत करने के लिए। प्लीज़ गो ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक। कोहासा की स्पेलिंग 2 A से एंड होती है, KOHASAA। एंड इंशाल्लाह मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। हम ले रहे हैं इस वक्त एक ब्रेक, क्योंकि आप जाइए और ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए कोहासा को, मैं भी कोमल से लेती हूँ। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं मौसम का, क्योंकि भाई मौसम ने मुकम्मल तौर पर करवट ले ली है। कराची के अलावा मुल्क भर में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, लेकिन कराची वाले एक दिन में 3 मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सुबह होती है तो स्मॉग और धुंध के साथ हवाएं खुश्क होती हैं, दोपहर को ज़बरदस्त शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है और शाम को ख़िज़ा में भी बाहर का एहसास होता है, क्योंकि हवा फिर दोबारा से सर्द होने लगती है कराची में। लेकिन बाकी मुल्क की अगर हम बात करें तो बाकायदा सर्द हवाएं वहाँ पे चल रही हैं और दर्जा हरारत मुस्तकिल उनकी रिकॉर्ड में कमी आ रही है। आज कराची की दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 21, लाहौर में कम से कम 11, इस्लामाबाद में कम से कम 13, कोयटा में 8 और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और आज है फ्राइडे, तो आपको पता चल गया होगा कि अब किस सेगमेंट की बारी है। अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। भाई हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि एक वक्त था जब कराची में हर इलाके में, हर मोहल्ले में एक अपना प्ले ग्राउंड होता था या एक पार्क होता था जहाँ पे बच्चे जाके शाम में खेलते थे, एंजॉय करते थे, उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ और थैंक्स टू चाइना कटिंग और थैंक्स टू कब्जा माफिया, उन सब की बदौलत के खेल के मैदान और पार्क हमसे छीन लिए गए। हम पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ, हम पे भी हुआ और हमारे आगे आने वाली नस्लों पे भी हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास खेलने की कोई जगह बची ही नहीं है। पार्क्स ख़त्म हो चुके हैं, पार्क्स में ग्रासेस या कोई खेलने कूदने की जगह, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोई एक्टिविटी, कोई राइड्स कुछ होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ये जुल्म ना हो और आपके बच्चे प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी में भी आगे बढ़ें, खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, आपको कराची शहर से थोड़ा बाहर निकलना होगा, मोटरवे की तरफ जाना होगा और वहाँ आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कमांडर सिटी का एक प्रोजेक्ट। कमांडर सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेतहाशा प्लेग्राउंड्स मिलेंगे, बेतहाशा पार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कमांडर सिटी का जो विजन है, विजन 2040, वो हमारी आने वाले नस्लों को संवारने के लिए ही है। और जिस तरह सोच के इन्होंने ये अपना पूरा एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं कमांडर साहब की तरफ और इनसे जानते हैं कि उनके पास कितने पार्क्स हैं, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए उन्होंने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस कहूँ या फिर मैं कहूँ कि आपने प्ले एरिया, ग्राउंड्स या फिर पार्क्स बनाए जहाँ बच्चे जाके खेल सकते हैं? बिल्कुल, जब हमने विजन 2040 को डिज़ाइन किया तो उसके अंदर स्पोर्ट्स को बिल्कुल हमने फोकियत इसलिए दी कि हमें पता है कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। ठीक है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि उनके मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाए। तो हमने अपनी डिज़ाइनिंग में, जब जो हमने सोसाइटीज़ इस वक्त डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर स्पोर्ट्स एरियाज़ अलग अलग बना रहे हैं और स्पोर्ट्स की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम एक अच्छे स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को ग्रूम करें स्पोर्ट्स में और छोटे बच्चों को पिक करें और फिर उनकी ग्रूमिंग इस तरह से करें कि वो आगे चलकर ओलंपिक्स में मेडल्स जीत सकें। अरे वाह, आपकी सोच तो माशाल्लाह बहुत आगे की है। बिल्कुल इस तरह से है। और जिस तरह इस वक्त एक क्रिकेट स्टेडियम पे हमने काम शुरू किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन इसमें हम पूरे पाकिस्तान से टैलेंट चुनकर उन बच्चों को यहाँ लाएंगे जो यहीं पे रहेंगे कमांडर सिटी में। हम उनको पे भी करेंगे और हम उनको एजुकेट भी करेंगे, साथ साथ स्कूल भी पढ़ेंगे और साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलेंगे। तो फिर क्यों नहीं आज से 10, 15, 20 साल के बाद बेहतरीन टीम हमें क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, जब इतनी नहीं होगी, हमें नहीं लगेगा कभी हार जाएगी, कभी जीत जाएगी। फोकस्ड अप्रोच होगी, जब इतनी फोकस्ड अप्रोच होगी कि आप बच्चों से टैलेंट उठा के उसको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ग्रूम करेंगे, तो क्यों हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कमांडर साहब, आपने भी जिक्र किया क्रिकेट का। क्रिकेट के अलावा भी कोई और स्पोर्ट्स है जहां पे आपका फोकस होगा? या क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जी क्रिकेट सारे जो है वो फंड्स ले जाता है, क्रिकेट पे सब लोग जोर देते हैं, क्रिकेट के सब शौकीन होते हैं, बाकी स्पोर्ट्स है, स्क्वॉश है, टेबल टेनिस है। देखें, ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना। अब 3 स्पोर्ट्स तो कंपलसरी है वहाँ पे बच्चों के लिए। एक हॉर्स राइडिंग, एक तीरंदाजी और स्विमिंग, तीरंदाजी और हॉर्स राइडिंग। उसकी वजह यह है कि हॉर्स राइडिंग आपके अंदर करेज पैदा करती है, ठीक है, तीरंदाजी फोकस इम्प्रूव करती है और स्विमिंग बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज है।
तो ये 3 तो हमने वहाँ मस्ट कर दी। हमारा हॉर्स राइडिंग क्लब इस वक्त एक्टिवेटेड है, वहाँ पे बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हमारा स्विमिंग पूल इस वक्त एक्टिवेटेड है, वो भी हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल बनाया है। अच्छा। जहाँ हम बच्चों को पिक करके उनको ग्रूम करेंगे और वो ओलंपिक्स में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आके खेल सकता है? चंद मखसूस कोई फीस देनी होती है आपको या? देखें, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे सिटी के, उनके लिए तो फ्री है सब कुछ। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आना चाहे तो नॉमिनल सी फ़ी है, वो आके सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे इस वक्त टूर्नामेंट्स भी होते हैं, बाहर से टीम्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ हमारे सिटी के लिए नहीं हैं, ये सभी लोग इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं। हमें पता है कराची में स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल नहीं है, इससे पहले सिर्फ 2 थे, हमने इस वक्त बनाया है। वहाँ पे नेशनल लेवल के भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं मतलब इस टीवी चैनल के थ्रू मतलब सिंध गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और बड़े लेवल के, नेशनल लेवल के या प्रोविंशियल लेवल के इवेंट्स यहाँ पे करें हमारे सिटी में। जाहिर है जब इतना पैसा लगा के हमने इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ बनाई है तो फिर पूरी कौम को उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। आप जब बता रहे हैं कि नेशनल लेवल की प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है और इतना नेशनल लेवल के गेम्स वहाँ पे हो सकते हैं, तो हो सकती हैं, हमें अंदाज़ा है कि कितना फैसिलिटेट आपने किया होगा उन जगहों। फिर दूसरा फोकस आपका, ठीक है। इस वक्त हमारा जो पूरा सिस्टम है एडहॉक पे चल रहा है। हॉकी टीम हमारी तबाह हो गई, क्रिकेट टीम सियासत की नजर हो गई। हॉकी तो कहीं से लगता नहीं है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, सीरियसली। जी, तो ये है कि क्योंकि फोकस नहीं है ना। हॉकी ग्राउंड भी है आपके पास? बिल्कुल, हम हॉकी भी बना रहे हैं, फुटबॉल इस वक्त तैयार है, क्रिकेट इस वक्त बन रहा है हमारा, स्विमिंग हमारा एक्टिवेटेड है, रेंज हमारी जो है तीरंदाजी की वो एक्टिवेटेड है, बास्केटबॉल एक्टिवेटेड है, इसी तरह हॉर्स राइडिंग क्लब एक्टिवेटेड है, कैडेट कॉलेज आ रहा है, प्रॉपर कैडेट कॉलेज आ रहा है जिसके अंदर हम शूटिंग रेंज तक बना रहे हैं। शूटिंग शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए ताकि उनके फोकस को इम्प्रूव किया जाए, उनके अंदर करेज पैदा की जाए, क्योंकि ये चीज़ें देखें ये बेसिक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का हिस्सा हैं, ठीक है। अगर आपने मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं किए और सिर्फ उनको किताबों तक महदूद रखा तो शायद वो बच्चे इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकें। जी, ये बहुत लाजमी है, ठीक है। बच्चों को निकलना है घर से एक मखसूस टाइम में और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, जिसके लिए हमने टाइमिंग्स रखे हैं। पढ़ाई का अलग टाइम है, स्पोर्ट्स का अलग टाइम है, शाम का प्रेप पीरियड का अलग टाइम है, ठीक है। मस्जिद कुरान पाक पढ़ने का अलग टाइम है और जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। मतलब ये पूरा हमारे निज़ाम का हिस्सा है। एटलीस्ट माँ की शिकायत बच्चे मोबाइल लैपटॉप को छोड़ते नहीं है कि सबसे बड़ी डिबेट है जिससे हम बच्चों को बचा नहीं सकते। उनको इतनी हेल्दी एक्टिविटीज दे दो कि वो उस नेगेटिविटी से हट जाएं, ठीक है। उस नेगेटिविटी से हट जाएं जो मोबाइल में या सोशल मीडिया पे जाके बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहे हैं गलत किस्म की, तो उनको इतना इंगेज कर दो। हमारा मकसद है कि उनको इतना इंगेज कर दो, उनको इतना पॉजिटिविटी की तरफ ले आओ कि वो उस तरफ जाए ना, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी ग्रूम हो सके। तो ये सिस्टम हमने कमांडर सिटी में रखा है और बिल्कुल उस बाउंड्री के अंदर जो भी बच्चा आएगा, जो भी फैमिली आएगी, उनके बच्चों की एक बेहतरीन तरबियत होगी इंशाअल्लाह और बेहतरीन उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। लोगों की तो हसरत होती है, लोग तो क्लब्स की मेंबरशिप लेते हैं। एक गरीब आदमी को इतनी फैसिलिटीज़ कहाँ, स्विमिंग पूल कहाँ दस्तयाब है गरीब आदमी को, कहाँ हॉर्स राइडिंग क्लब कहाँ एक गरीब आदमी सोच सकते हैं, तो डिफेंस क्लिफ्टन के लोग तीरंदाजी कहाँ सोच सकते हैं। मेरे पास मजदूर के बच्चे, मेरे पास गरीबों के बच्चे जो हैं, ये सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं। कमांडर साहब, ये तो सारी आपने बात बताई कि जहाँ पे आपने जो सबके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरियाज अलग अलग बनाए हुए, लेकिन हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि हर सेक्टर का अपना एक अलग प्ले ग्राउंड है जहाँ बच्चे नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाके खेल कूद कर सकते हैं, ऐसा भी है आपके पास? जी बिल्कुल। देखें वहाँ पे देखें, ये तो फैला हुआ प्रोजेक्ट है ना, ये तो कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है प्रोजेक्ट। जो हमारे, अगर आप एक जगह की बात करें जो कमांडर सिटी कराची है, फिर दूसरे शहरों में भी कमांडर सिटी आना है, इसके भी मुख्तलिफ फेजेज़ हैं। 50-50 एकड़ पे तकरीबन एक फ़ेज़ होता है हमारा, तो मुख्तलिफ कई फेजेज़ हैं। हो सकता है कल को ये सैकड़ों फेजेज़ इसके हों, तो जाहिर है आपको हर फेज़ में फैसिलिटीज़ अपने घर के करीब देनी है, ठीक है, ताकि बच्चों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो। और जहाँ पे थोड़ी सी दूरी है
तो फिर आपको शटल सिस्टम अंदर रखना है, शटल सर्विस देनी है, आपको ऐसी ट्रांसपोर्ट देनी है जो हम बच्चों के लिए इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं कमांडर सिटी में, कि अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको वहाँ से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी हम कमांडर सिटी में दे रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज़ तो जाहिर है जब आप सोसाइटी प्लान करते हैं तो फैसिलिटीज़ हर जगह होती है, लेकिन शहरों में इस वक्त प्रॉब्लम ये है वो चाइना कटिंग जो आपने शुरू में जिक्र किया कि वो कब्ज़ा माफिया उन पे कब्ज़ा करके और वहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अब गरीब की किसने सुनी है इस मुल्क में, तो अल्टीमेटली वो महरूम हो जाता है उन तमाम सहूलतों से। आप देखें ना, एक वक्त था हमारे बचपन में, हम देखें या हमारे हम अपने ही बचपन की बात के ज़्यादा दूर क्या जाएं कि बच्चे हम लोग सब बाहर गली मोहल्लों में खेलने जा रहे थे। अम्मा डांट डांट के कही थी कि भाई शाम का टाइम हो गया, जाओ थोड़ी सी एक्टिविटी करो, बाहर जाके खेलो। आज उल्टा निज़ाम है कि हम लोग खुद बीइंग अ मदर हम डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने से। एक तो सिक्योरिटी का निज़ाम कुछ नहीं है, सेफ्टी नहीं है आपकी, और फिर बाहर का रोडों का जो हाल है, कोई प्लेग्राउंड ही नहीं बचा है, कोई पार्क ही नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें। तो बच्चे मोबाइल लैपटॉप पे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप मतलब वहाँ पे हमने जो जितना भी हमारे पार्क्स हैं या स्पोर्ट्स एरियाज़ हैं उनको हमने बिल्कुल लश ग्रीन रखा है, मैं भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ताकि वो वहाँ पे देखें माहौलियात ये भी ज़रूरी है। आपने अच्छा एक एनवायरनमेंट भी तो देना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीन एयर है वहाँ पे, एक तो शहर से बाहर है, पोल्यूशन कम है, फिर अंदर हमने एक सफाई का बेहतरीन सिस्टम रखा हुआ है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ बहुत आप अच्छे तरीके से जो है वो स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दे सकते हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में जिस तरह से हमने स्पोर्ट्स पे काम किया है, मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2040 तक हम बड़ी यहाँ पे स्पोर्ट्समैन यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे कमांडर सिटी से, और इंशाअल्लाह हम दुनिया में जाके कम्पीट करेंगे, और इंशाअल्लाह 2040 में मैक्सिमम मेडल्स हमारे होंगे इंशाअल्लाह, ओलंपिक्स हो या कोई भी इस तरह के मुकाबले हो इंशाअल्लाह, क्योंकि फोकस्ड अप्रोच है, बहुत फोकस्ड अप्रोच है आपकी, क्योंकि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, जिन स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया, नाम लिए, जिन पे आप काम कर रहे हैं, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कराची में उसके कोई क्लब्स होंगे या कोई उसके आप कहीं खेल सकते हैं। खासतौर पर तीरंदाजी की बात करें हम या हॉर्स राइडिंग की बात करें तो, और हॉकी की बात करें तो हमें तो ये क्लब्स वगैरह कहीं मिलते ही नहीं है। और अब तो क्लब्स की मेंबरशिप भी का हाल है, आपका DHA क्लब है वो भी कोई इतना खास हम सॉलिट्यूड से है नहीं, या फिर एक क्लब था वो भी ख़त्म हो गया, अब तो कोई ऐसे रहा है नहीं। कमांडर साहब, एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी शख्स के लिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कहते हैं कि जी आप स्पोर्ट्स में टाइम निकालने के लिए, क्योंकि देखें हर कोई एक नेशनल लेवल तक चैंपियन नहीं बन सकता, तो कहते हैं जी स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेहतर है कि किसी और चीज़ में ध्यान लगा लो। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक शख्स के लिए कि भले से आप नेशनल लेवल पे ना खेलें लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? देखिए, स्पोर्ट्स तो ज़िंदगी का हिस्सा हमें बनाना इसलिए है कि हमें एक हेल्दी माइंड चाहिए। ठीक है, तो वो जो एक मिनिमम टाइम हमने रखा है कमांडर सिटी में हर बच्चे के लिए, वो तो उसने वो मिनिमम टाइम स्पेंड करना है स्पोर्ट्स फील्ड में, फिट रहने के लिए और ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त रहने के लिए। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं प्रोफेशन की, कि स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन, उसमें ज़ाहिर है हम इन्हीं बच्चों में से टैलेंट पिक करेंगे। जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि क्रिकेट हमारा जो स्टेडियम बन रहा है उसके साथ हम लिविंग अकोमोडेशन भी बना रहे हैं, और वो इस वजह से हम बना रहे हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान से टैलेंट पिक करना है और फिर उनको एज अ प्रोफेशन हमने ग्रूम करना है। ठीक है, वहाँ पे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे नहीं होगा, वहाँ पे हो सकता है उनको पूरा दिन 10-10 घंटे, 8-8 घंटे उस स्पोर्ट पे जो है फोकस करना पड़ेगा, जब भी तो वो दुनिया को कम्पीट करेंगे। असल में मैंने यूरोप में देखा है, मैं यूरोप में गया हूँ, मैंने उनके कुछ स्पोर्ट्स एकेडमीज़ देखी हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन उनको वो ड्रिल करवा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे थकते नहीं हैं, ये पढ़ते? दूसरा वो कहते हैं ये कम्पीट करेंगे दुनिया को, ठीक है, ये ओलंपिक्स में जाएंगे आज से 10 साल के बाद, ये हम उनको इस मकसद के लिए ट्रेन करना है। ठीक है, तो पढ़ाई इनकी अपनी जगह पे साथ साथ चलती है, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स को ये इसलिए दे रहे हैं कि इनके अंदर हमने वो टैलेंट देखा है, हमने इनको पिक किया है, उसी को हमने पूरे मुल्क से पिक किया है, अब हमने इनको ग्रूम करना है। उनके खाने पीने की, डाइट का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल आप लोग खुद अपने पास रखेंगे। जब वो उस एकेडमी में रहते हैं तो फिर उनकी डाइट का ख्याल, उनका फिज़िकल फिटनेस का ख्याल, उनके स्पोर्ट्स टाइमिंग्स, उनके देखें पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो साथ साथ पढ़ाई भी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो एज अ प्रोफेशन
स्पोर्ट्स में आ जाते हैं जो बच्चे, उन पे फिर फोकस स्पोर्ट्स में उनका बढ़ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग इस तरह से की जाती है कि वो 5, 10, 15 साल के बाद नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट कर सकें, जब भी मुल्क का नाम रोशन होगा। अब हमारे यहाँ ये होता है कि एक मेडल भी अगर हम गोल्ड जीत लेते हैं ओलंपिक्स में तो बड़ा हम जश्न मना रहे होते हैं, हमने 2 मेडल जीत लिए, हमने 1 मेडल। लेकिन ऐसी कौमें 100 मेडल ले जाती है। बेशक हमारे ठीक है ना। आप चाइना को देखें वो कितने मेडल ले जाते हैं, यूरोप में देखें कितने मेडल चले जाते हैं, छोटे छोटे ये मुल्क हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और हम अपने शो में भी अक्सर आपको दिखाते रहते हैं कि कितना पाकिस्तान में टैलेंट है। अपनी मदद आपके तहत उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती है, प्रॉपर उनकी कोई डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, उनको कोई कैंप प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था जहाँ वो प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन उसके बाद भी हमारे पाकिस्तानी एथलीट जाते हैं मुल्क भर में, जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, पूरी दुनिया में जाके हमारा सब झलाली परचम जो है वो सर बुलंद करके आते हैं। और आप सोचिए जिस तरह कमर साहब बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को, तो आप सोचें हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। हम जो ख्वाब देखते हैं हमेशा कहते हैं कि काश पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, काश पाकिस्तान वैसा बन जाए कि हमारे बच्चे, हमारी नस्ल सुधर जाए। तो आप देखें ये विजन 2040 कमांडर जाकिर का एक बन रहा है जहाँ पे आपकी नस्लें खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं यहाँ पे घर तो देर मत कीजिए, अभी सही वक्त है, अभी जाइए और आप यहाँ पे घर ले सकते हैं। इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म, फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम है। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।